स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लेट्स लर्न इंग्लिश द ड्रामेटिक वे। आइए मजबूत तरीके से एक इमोशनफुल आपको मैं ड्रामा में दिखाता हूँ। अंग्रेजी का ड्रामा आपको पंजाबी की तरह लगने वाला है और बिल्कुल अंग्रेजी भी नेचुरल वाली आपके ऊपर खुलने वाली है। मैं प्ले कर रहा हूँ पार्ट 2 ऑफ द क्रूसिबल। मैंने पार्ट्स में ये तरतीब बनाया है, ड्रामा प्ले किया। 25 मिनट की एक वीडियो आप देख हर रोज़, तो आपकी अंग्रेजी बेहतरीन हो जाती है। और अगर आप ये रैंडमली वीडियो देख रहे हैं तो इसकी प्ले लिस्ट मैंने यहाँ डाल दी है, पूरी प्ले लिस्ट से देखिए, अंग्रेजी आपकी बेहतरीन कमाल होने वाली है। आइए चल के देखते हैं पार्ट नंबर 2। वो जादू हो के वापस वो बच्ची पर असर भी हो गया, अब वापस ये लेटी हुई है। अब क्या होता है? खामोशी है। ये नौकरानी वो ऊपर खड़ी हुई है, वो और आवाज़ पीछे से आ रही है किसकी? वो नौकरानी घर की, तो घर में वो अनाज डाल रही है। और ये राज जानते हैं, लेकिन उनके वो वालिद ने, उस बच्ची ने उसको उनके ऊपर से देख लिया है, क्लर्जीमैन ने। क्लर्जीमैन उनका जो है वो हमारे यहाँ जैसे मौलाना या उलमा होते हैं, तो उनके यहाँ क्लर्जीमैन, मौलाना को, मौलवी को क्लर्जीमैन कहा जाता है। क्लर्जी भी कहा जाता है मौलवियत को। सहमी हुई है। अच्छा जी, उसने वहां देख लिया था, अब वो कर रहा है Dress the child and come to my study. क्या कह रहा है? यानी सारे हाल से वाकिफ तो हो गया है, और वो कह रहा है ड्रेस द चाइल्ड एंड कम टू माई स्टडी, यानी बच्ची को कपड़े पहनाओ। यानी वो लेटी हुई है तो लेटे हुए कपड़े और होते हैं, ज़ाहिर चलते फिरते और होते हैं। ड्रेस द चाइल्ड, बच्ची को कपड़े पहनाओ या उसको तैयार करो, और कम टू माई स्टडी। स्टडी का मतलब है मुतालिया के रूम में। यानी ये पुराने दौर का अमेरिका का है सेलम, तो मैं नक्शा भी डाल दूँगा यहाँ पर। तो ये पुराने दौर में एक गांव में भी क्या है, एक स्टडी का कमरा होता था। हमारे यहाँ भी पुराने दौर में कई लाइब्रेरियाँ और स्टडी का रूम भी हुआ होगा, लेकिन अब बिल्कुल नापैद हो गई लाइब्रेरी और स्टडी के रूम का तो कॉन्सेप्ट। किताब ही नहीं है घर में, तो स्टडी के रूम का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप ये देख लें कि उस दौर के पुराने ये फरसूदा किस्म के क्रिश्चियन कम्युनिटी उस दौर की से आज का आपका जो लेटेस्ट पाकिस्तान का है वो उससे भी बदतर है। किताब आपके घर से खाली है, किताब से आप खाली हैं, किताब से खाली हैं तो आप मर गए, ख़त्म हो गए। किताब इतनी पावरफुल है, वो ज़िंदगी बख्श सकती थी, लेकिन हमने छोड़ दी, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। Dress the child and come to my study. ड्रेस द चाइल्ड एंड कम टू माई स्टडी। स्टडी, घर में एक स्टडी के लिए, मुतालिया के लिए अलग डेडिकेट रूम हुआ करता था। और वो बेटी को उठा रही है, बेटी, लेकिन वो जाग नहीं रही है। Betty? तो वो जाग नहीं रही है। इसका मतलब है इनको तो लगता था कि हमने ड्रामा किया है, और वो बच्ची तब भी ड्रामा कर रही थी, अब भी ड्रामा करी है, लेकिन वो वाकई नहीं जाग रही। और ये वो हैरान हुए हैं, तो इसको फिर भेजा जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। ये जब जा रही है डॉक्टर की तरफ, तो मैं तेज़ चला देता हूँ ताकि, क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है यूट्यूब पर, तो आप मैं सारी वीडियो नहीं डाल सकता। तो ये डॉक्टर के घर पहुँच गई। If it please, Mrs. Griggs. इफ़ इट प्लीज़, अगर हो सके तो। इफ़ इट प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट करिए। इफ़ इट प्लीज़, अगर हो सके तो। रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो। क्या हो सके तो? If it please, Mrs. Griggs. मिसेस ग्रिग्स। इफ़ इट प्लीज़ मिसेस ग्रिग्स, यानी मिस्टर ग्रिग्स की बीवी है मिसेस ग्रिग्स। Reverend Paris asked that the doctor come at once. रेवरेंड पेरिस। रेवरेंड जो है ये, जैसे क्लर्जी मैंने कहा, क्लर्जी मैन में उनके यहाँ मौलानाओं में ये एक टाइटल है, एक बड़ा रुतबा है, एक बड़ा एजाज़, यानी एहतराम देने के लिए रेवरेंड साहब ने, Mrs. Griggs, Reverend Paris asked. रेवरेंड पेरिस साहब ने, यानी पेरिस साहब ने, मोहतरम पेरिस साहब ने, यानी यहाँ कर लें कि मोहतरम पेरिस साहब। रेवरेंड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मोहतरम पेरिस। पेरिस उस आदमी का नाम है जो वो क्लर्जी मैन है, जो मौलवी है। तो आस्क्ड, उसने ये कहा है,
If it please Mrs. Griggs, Reverend Paris asks that the doctor come at once. Reverend Parrott asks that the doctor come at once. फौरी आए. Come at once का मतलब है फौरी आए, फौरी ज़रूरत है उसकी. क्यों ज़रूरत Mrs. है? Griggs, Reverend Paris asks that the doctor come at once. Reverend Paris asks that the doctor come at once. फौरी आए. Come at once का मतलब do at once, फौरी करो. और अगर मैं इसमें सब्जेक्ट ना लगाऊं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, तो मैं कहूँ do at once, फौरी करो. Study at once, फौरी पढ़ो. Come at once, फौरी आओ. Go at once, फौरी चले जाओ. राइट? Sleep at once, सो जाओ. तो मैं ये फिक्रे आपको बना के दिखा रहा होता हूँ, थोड़े मैं बनाता हूँ, अब बाकी आप बनाया करो कमेंट्स में कि आप किस तरह बना सकते हैं. फौरी जाओ, फौरी आओ, यानी वर्ब लगाओ. सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड है ना. इम्पेरेटिव सेंटेंस है. जब कोई हुक्म, रिक्वेस्ट, धमकी, ये सारे क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. तो कैसे बनता है? वर्ब लगाओ और आगे वो जो कह रही है एट वंस. सिर्फ वर्ब लगा के आगे फुल स्टॉप लगा दिया है तो ये क्या बनता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. पूरा सेंटेंस में एक वर्ब लगा के, यानी डू फुल स्टॉप, गो फुल स्टॉप, स्लीप फुल स्टॉप. Please Mrs. Griggs, Reverend Paris asks that the doctor come at once. Betty's gone sick. Betty's gone sick. Betty जो डबल टी है वो डी में कन्वर्ट हो सकता है, डी आर में कन्वर्ट हो सकता है. टी और डी आपस में एक दूसरे को स्वैप कर सकते हैं और उनको दोनों को रिप्लेस कर सकता है आर. Betty's gone sick. Paris asks that the doctor come at once. Betty's gone sick. Betty's gone sick. Betty's gone. Betty's gone का मतलब है Betty has gone. अब ये Betty के बाद जो S है वो Betty is gone भी कर सकता है या Betty has gone भी कर सकता है. तो ये जो आगे S है वो is और has दोनों के लिए सेम रिडक्शंस बनती है. लेकिन क्या ये is कह रही है या has कह रही है, इसका फैसला कहाँ से होता है? नेक्स्ट वर्ब से. नेक्स्ट वर्ब अगर तीसरी फॉर्म है तो तीसरी फॉर्म हमेशा आपको हैज़ हैव हैड के बाद लगती है. तो वो Betty's gone का मतलब है Betty has gone sick. She can't wake. She can't wake. वो जाग नहीं पा रही. At once. Betty's gone sick. She can't wake. She can't wake का मतलब है उसे होश नहीं आ रहा, बेहोश है. Can't she? Can't she? क्या नहीं बोल सकती, क्या नहीं उठ सकती? ये क्या, इसको कहते हैं टैग सेंटेंस. कंफर्मेशन के लिए जो बात कही है उसे कंफर्म करने के लिए. वो नहीं उठ सकती. क्या नहीं उठ सकती? तुम ये क्या रही हो कि वो उठ ही नहीं सकती? कंफर्मेशन के लिए टैग सेंटेंस. Betty's gone sick. She can't wake. Can't she? Can't she? The doctor's gone to the Putnams there. Ruth can't wake either. The doctor's got Putnams. Putnam एक और फैमिली है. जैसे ये रेवरेंड साहब बुला रहे हैं तो कहते हैं डॉक्टर्स गॉन. डॉक्टर्स गॉन. अब डॉक्टर इज गॉन या डॉक्टर हैज गॉन, ये अंदाजा कहाँ से लगाएंगे? गॉन तीसरी फॉर्म है तो हैज है. द डॉक्टर हैज गॉन टू द पटनम्स. पटनम तो एक शख्स होगा. पटनम्स का मतलब है उनके यहाँ गया, उनके पूरे खानदान, यानी सरबरा जो घर का होता है वो पूरा खानदान को रिप्रेजेंट करता है. तो उसके साथ एस लगा दीजिए, सरबरा के नाम के साथ एस लगा दीजिए कि मतलब है उनके घर गया. द डॉक्टर्स गॉन टू द पटनम्स. The doctor's gone to the Putnams there. Ruth can't wake either. देयर रूथ कैंट वेक आइदर. आइदर वो भी नहीं जाग पा रही. देयर रूथ, उनकी जो रूथ है, रूथ लड़की का नाम है. जैसे बेटी इधर का नाम है बच्ची का, उनकी बच्ची का नाम रूथ है. ठीक है. देयर रूथ, उनकी जो रूथ है बच्ची, कांट वेक अप आइदर. She can't wake. Can't she? अच्छा, कांट शी या कैंट शी. कांट ब्रिटिश में, कैंट अमेरिकन में होगा. The doctor's gone to the Putnams there. Ruth can't wake either. देयर रूथ कैंट वेट आइदर. ये अमेरिकन ड्रामा है तो इसलिए कैंट बोल रहे हैं. अगर ब्रिटिश होगा तो कांट. The doctor's gone to the Putnams there. Ruth can't wake either. उनकी रूथ भी नहीं होश पकड़ रही तो डॉक्टर तो उनके पास गए तो वो वापस भाग गई. I fear there be no तो रूथ को ऑलरेडी डॉक्टर उनके यहाँ चेक करे. अगला सीनों में रूथ का दिखा रहे हैं. पहले बेटी का था कि वो जाग नहीं पा रही, होश नहीं कर रही, और अब रूथ की बात हो रही. I fear there be no medicines for this. आई फियर. आई फियर का मतलब लफ्जी तौर पर तो मतलब होता है कि मैं डर रहा हूँ, मुझे डर है. आई फियर, मैं डर हूँ. लेकिन फियर जो है ये है मेरा ख्याल है. आई फियर या आई एम अफ्रेड, ये दोनों का मतलब क्या है? आपको लफ्जी मतलब इसका मिलेगा मुझे डर है. आई फियर मैं डर रहा हूँ, या आई एम अफ्रेड मुझे डर है. लेकिन याद रखिए कि ये अपना ख्याल जाहिर करने के लिए मेरा ख्याल है. आई फियर या आई एम अफ्रेड, इसको सिंपली आप कह सकते हैं आई थिंक या आई बिलीव.
तो वही इसको आप वही मतलब लीजिए, आई थिंक ही मतलब इसका लीजिए। I fear there be no medicines for this. I fear there be no medicine for this. I fear यानी मेरा ख्याल है, I think there be शायद नहीं होगी, there be गालिबन नहीं है, no medicine कोई दवाई, किसके लिए? इसके लिए। I have seen nothing like it before. I've seen it, nothing like it before. तो I've seen it, I've seen it या I've seen it तीनों कर सकते हैं। लेटर वाला सबसे बेहतर है, आई सबसे कम और I've seen सबसे बेहतर है। आई की तीन शक्लें होती हैं, आई और आ। आई सबसे कम, आई उससे बेहतर और अ सबसे बेहतरीन। मैं आपको आ रिकमेंड करूँ। I have seen nothing like it before. I've seen it, seen nothing, nothing, nothing नहीं, nothing या सिंपली कह सकते हैं nothing like before। आखिरी जी साइलेंट करना चाहो तो कर लो, बल्कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप करो, वो चाहे बोल भी रहे हैं, क्योंकि जी के साथ भी बोला जाता है और जी के बगैर। ING वाले जितने भी वर्ड हैं जी के साथ भी बोले जाते हैं और जी के बगैर भी बोले जाते हैं। मैं कई मरतबा पढ़ा चुका हूँ। तो जी के साथ तो आप ऑलरेडी बोलते हो, अब से अपनाओ जी के बगैर वाला, वो चाहे जैसे भी बोल रहे हैं, आपको मैं रेकमेंड करूँ। I have seen nothing like it before. Nothing उसने भी बोला, nothing like it like this before. I have seen nothing like this before. मैंने इस जैसी पहले कोई बीमारी नहीं देखी। बीमारी की बात करें, बीमारी का नाम तो कहा, यानी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। There be no fever. There be no fever, कोई भी बुखार भी नहीं है। There be या there is no fever, ये की बात है। be असल में is ही है। This, am, are, was, were, been, ये सारे be ही हैं। ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में लग सकते हैं। be is की जगह लग सकता है, आर बी की जगह लग सकता है, बी आर की जगह लग सकता है, एम आर की जगह, ये सारे रिप्लेसेबल हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। There be no fever. देयर बी नो फीवर, ना कोई बुखार है, Nor wound. ना वुंड, ना कोई बुखार है, ना कोई जख्म है। I have seen nothing like it before. There be no fever. फीवा। अब देखें ये क्या हो रहा है, वो जो ई आर मैं बताता हूँ, ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, ये सब जगह पर अली मदा की आवाज़ देता है। तो अर इर उर तो देता ही है, लेकिन ये कॉमन तरीन आवाज़ है। फीवा, नेवा, ब्रदा, सिस्टा, राइट, लार्जा, बैरा, आखिर वाला ई आर देखें, अली मदा की आवाज़। Nor wound. And yet she sleeps. एंड येट स्लीप, और इसके बावजूद, येट का मतलब है ना कोई बुखार है, ना कोई जख्म है, और इसके बावजूद शी स्लीप्स। स्लीप्स का मतलब सोना है, लेकिन यहाँ पर का मतलब है होश नहीं है उसे, यानी कोई उसके अंदर जिंदगी के ऐसे ही बस सांस आ रही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ स्लीप का मतलब सोना नहीं है, यानी वो बेहोश है। And yet she sleeps. और इसके बावजूद ये सब कुछ है, ना बुखार है, ना जख्म है, और इसके बावजूद बेहोश है, वो सोई हुई है। Oh, dear Lord. ओह डियर लॉर्ड, वो ये खुदा तरस आदमी है, खुदा खौफी करता है, इसको खुदा याद है। ओ डियर लॉर्ड, ओ मेरे खुदा। हम कहते हैं ओ मेरे खुदा, ओ माय गॉड। वो तो इसको ओ डियर लॉर्ड ज़्यादा लफ्ज़ है, ओ माय गॉड भी ठीक है, ओ डियर लॉर्ड आज से अप्लाई कीजिए। ओ माय गॉड की रिप्लेसमेंट में आप कह सकते हैं ओ माय लॉर्ड। She sleeps. Oh, dear Lord. ओ माय लॉर्ड या ओ डियर लॉर्ड। My Betty is the same. माय बेरी इज़ द सेम, यानी मेरी बेटी बैटी भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी नहीं जाग रही। Same. सेम, बिल्कुल वैसे ही। Only her eyes are closed. Only her eyes are closed. सिर्फ फ़र्क ये है कि इसकी आंखें खुली हैं, उसकी आंखें बंद हैं, बाकी सेम हालत है। सांस ले रही है, लेटी हुई है, होश कोई नहीं। Same. Only her eyes are closed. It's the devil, isn't it? हाँ, ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत करती हैं, ख़वातीन होती सेंसिटिव। खातून को अल्लाह ताला ने बनाया ही सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव का मतलब है ओवर इमोशनल हो जाती हैं, और फिर जब ताल्लुक रिश्ता बेटी का हो तो माँ तो तड़प जाएगी। Eyes तो are closed. It's the devil, isn't it? तो फौरी तौर पर उसने कह दिया ये शैतान का किया धरा है। इट्स द डेविल, इज़न्ट इट? वो Her eyes are closed. It's the devil, isn't it? The devil is taking hold of them. Oh, goody put. द डेविल इज टेकिंग होल्ड ऑफ देम, जो शैतान है उन्होंने इनका कब्जा कर लिया, इनकी रूहों पर, इनके सारा जो सांस हर चीज़ के ऊपर, वो उनके उसके कब्जे में चली गई, शैतान के कब्जे में। The devil is taking hold of them. Oh, goody Putnam, I know Doctor, not. I beg. ओ गुडी पट्टनम, वो क्या बात करी हो, गुडी पट्टनम उसका नाम है।
पट्टनम हस्बैंड का नाम, खातून का नाम गुडी, तो गुडी पट्टनम। ओ गुडी पट्टनम, ओ गुडी पट्टनम, अब क्या बात कर रही हो? The devil is taking hold of them. Oh, Goody Putnam, I know Doctor, not. I beg you. आई नो नॉट, मैं नहीं जानता ऐसी कोई ऐसी कोई माम, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती। आई नो नॉट, मुझे कोई ऐसी चीज़ लगती नहीं है या मैंने जानता नहीं इस बारे The devil is taking hold of them. Oh, Goody Putnam, I know Doctor, not. I beg. में। आई नो नॉट, मैं जानता नहीं हूँ। आई डू नॉट नो, आज की इंग्लिश में वो कह रहा है आई नो नॉट, ये क्लासिकल दौर की इंग्लिश। Putnam, I know Doctor, not. I beg you. डॉक्टर आई बैग यू, डॉक्टर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती हूँ या दरख्वास्त करती हूँ, मिन्नत करती हूँ। क्या मिन्नत करती हूँ? Taking hold of them. Oh, Goody Putnam, I know Doctor, not. I beg you. डॉक्टर आई बैग यू, क्या? She is my last. शी इज़ माई लास्ट, My only. I cannot lose her. शी इज़ माई लास्ट, आखिरी है मेरी, यानी आखिरी बच्चा है। आई कैनॉट लूज हर, मैं इसे नहीं खो सकती, यानी मेरी आखिरी बच्ची है मेरे पास, एक ही बच्ची है और आखिरी है। इसका मतलब पहले भी बच्चे, उन बच्चों के साथ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। शी इज़ माई लास्ट, आई कांट लूज हर। Shall do all I can, good. आई शेल डू, आई विल डू होता है ना, तो उसने तो बोला आई शेल डू, क्या मतलब? शेल का मतलब है मैं लाजमी करूंगा, जो मैं कर सकता हूं मैं लाजमी करूंगा। Only. I cannot lose her. I shall do all I can, Goody Putnam. आई शेल डू ऑल आई कैन, आई शेल डू मैं ज़रूर कर गुजरूंगा, ऑल आई कैन जो भी मैं कर सकता हूँ, गुडी पट्टनम। गुडी पट्टनम, मैं जो करने के काबिल हूँ, जो कर सकता हूँ मैं वो सब ज़रूर कर गुजरूंगा, मेरे परेशान ना हो आप। शेल कब करते हैं? अफर्म, पक्का, पुख्ता के लिए। अब विल नॉर्मली लगा लें तो ऐसी सिचुएशन ही ऐसी, वो कहती है मेरी आखिरी बच्ची है और मैं इसे लूज़ नहीं कर सकती, तो विल कहने से उसको पैगाम ये जाना था मैं कैजुअल ले रहा हूँ। तो शेल का मतलब है मैं लाजमी अपना पूरा जोर लगा दूंगा। But this may be a sickness beyond my art. बट दिस मे बी अ सिकनेस, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी हो सकती है। दिस मे बी, गालिबन ये मे जो है वो है मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब 10 होते हैं। मे, माइट, मस्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म मे, माइट, मस्ट, आर्ट, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड। तो 5 पहली फॉर्म है, 5 दूसरी फॉर्म। ये क्या है? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब 2 काम करती है, किसी काम की प्रोबेबिलिटी हो, गालिबन इम्कान जाहिर करने के लिए, और इनका डिफरेंट रेंज है। कोई वर्ड ज़्यादा इम्कान जाहिर करता है, कोई कम जाहिर करता है। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, मैंने पुरानी एक वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। और दूसरा, बात को पोलाइट करने के लिए, हार्श या पोलाइट की भी, वो भी कुछ वर्ड्स इनमें से मोडाल वर्ब में से कम पोलाइट करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो ये दोनों काम, मेजर 2 इसके काम है, किसी काम के होने का इम्कान या पोलाइटनेस, यानी जो लफ्ज़ ज़्यादा पोलाइटनेस शो करते हैं वो ज़्यादा जो है वो डाउट पैदा करते हैं उन्हें, डाउटफुल। और जो हार्श लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा अफर्मेटिव वर्ड्स हैं, दोनों काम करते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो मेरे देख लीजिएगा आप, मौका मिले तो। वीडियो लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा। Sickness beyond my art. बट दिस मे बी अ सिकनेस, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, हो सकती है, बियॉन्ड माई आर्ट, मेरे इल्म से बाहर। आर्ट का मतलब होता है अपना जो भी फ़न है। मेरा आर्ट टीचिंग है तो उसका आर्ट, मेडिसिन है तो आपका जो आर्ट, मेरे बिजनेस, मेरी जो प्रोफेशन है, बियॉन्ड माई प्रोफेशन, बियॉन्ड माई स्किल, बियॉन्ड माई आर्ट। तो बियॉन्ड माई प्रोफेशन, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई नॉलेज, बियॉन्ड माई स्किल या बियॉन्ड माई आर्ट, ये एक ही चीज़ को करने के कई तरीके आपको बता दिए। बट दिस सिकनेस इज बियॉन्ड माई आर्ट। But this may be a sickness beyond my art. Thomas! थॉमस, I beg you, we cannot leap to witchcraft for the cause. ये अगले सीन में हम करते हैं। आप ये वीडियो देखते रहिए, जो बात समझ नहीं आई वो भी मुझे कमेंट करके आप पूछिए। जो बातें आप फिक्रे मैंने बनाए या स्ट्रक्चर मैंने बनाए उनको आप लिखिए और बोलिए और मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए 0332692425 व्हाट्सएप पर। तो आप इसको अदा कीजिए, और बल्कि आप ये तमाम जो फिक्रे मैं करवा रहा हूँ उनको जैसे आप सुन रहे हैं वैसे आप खुद पहले अदायगी कीजिए और फिर अपनी आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके आप भेजिए। मैं आपको रेट करूँगा 1 से 10। पहले भी आप बहुत सारे दोस्त मेरे भेज रहे हैं मुझे, और मैं आगे रेट करके बताता हूँ कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी अदायगी आपकी ठीक होगी, और आप थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे। वैसे ही आप जो वीडियो देख रहे हैं ये डेमो पर्पस के लिए, आपको अंदाज़ा देने के लिए मैं किस हद का नॉलेज रखता हूँ, मेरा स्टाइल क्या है, मेरा तरीका क्या है, और इसके ऊपर तरतीब से ओरिएंटेशन भी अगर आप तरतीब से देखना चाहें, ये फ्री डेमो
मैंने डाल दिए वेबसाइट पर www.theskillsets.com या अंग्रेजी वाला .com, दोनों एक ही तरफ ले जाएंगे आपको। और फर इंग्लिश कोर्स, इसका डायरेक्ट लिंक मैं डालूंगा, आप यहाँ जाके इसके, यहाँ तो मैं चंद एक वीडियो डाल रहा हूँ इंटरनेट पर क्योंकि यूट्यूब पर वो कॉपीराइट की वजह से हो सकता है रुक जाए। वेबसाइट और पर आपको मैं काफ़ी ज़्यादा खुले रखूँगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट, बल्कि कुछ कंटेंट मैंने ओपन रखा है ताकि आप अंदाज़ा ले सकें, और जब भरपूर अंदाज़ा ले लें तो फिर आप फुल कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें बहुत कुछ डाला है, अनगिनत हो गया है, वो डाले जा रहा हूँ मैं ताकि और आपके लिए रिफाइन से रिफाइन होता जाए। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपको मज़ीद मिलती रहे। दोबारा मुलाकात होगी।